इंटीग्रेशन पूरा हो चुका, ए वाई हम कर चुके, डिफरेंशियल हम कर चुके, ठीक है। वेक्टर्स को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बस डालना बाकी है। और 3D भी लगभग हमारा ख़त्म हो गया, और 3D भी मतलब हो चुका है। कुछ को 2-4 क्वेश्चन और ऐड करके उसको भी डालने वाले। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। सेकंड बुक 52 मार्क्स की आती है। मैं दोबारा आपको याद दिला दूँ तो बेसिक आपका NCERT है। NCERT के लिए आपको जल्दी कवर करने के लिए तो आप केवल वीडियो चलाइए और ख़त्म करिए इस चीज़ को। पहले NCERT ख़त्म करें और उसके बाद हम 1 या 2 हफ्ते बाद से शुरू कर देंगे अपने जो हमारे दिन बचे हैं। हम डेली ही कुछ ना कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, मिक्स प्रॉब्लम्स। तो पहले आज हम देखते हैं आज का टॉपिक प्रोबेबिलिटी में। मैं नहीं बता रहा प्रोबेबिलिटी क्या होती है। 9th क्लास से जब से भी आपने मतलब ढंग से मैथ पढ़ना शुरू किया, 9 से 12 तक आप प्रोबेबिलिटी को 11 तक कई बार डेफिनेशन पढ़ चुके हो। ये सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट ए किसे कहते हैं, इवेंट बी किसे कहते हैं, नॉट ई क्या होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत है, जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में यूज़ होगी हम वहाँ पे कर लेंगे। हमारा पहला टॉपिक क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है कंडीशनल? वर्ड से क्या समझ में आता है कंडीशन? देयर मस्ट बी सम कंडीशन, देयर मस्ट बी सम कंडीशन। और प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कंडीशन पे। तो हमारे पास PA/B का मतलब क्या है? हमारे पास ये जो होता है ना PA/B नोटेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब होता है जो ऊपर लिखा है इवेंट उसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और जो नीचे लिखा है इवेंट, जो ऊपर लिखा है इवेंट इसकी तो मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, और जो नीचे लिखा है इवेंट इसकी गिवन होगी। ये इवेंट मुझे गिवन होगा, ये इवेंट मुझे गिवन होगा। ऊपर वाले की निकाल ली, नीचे वाला इवेंट हो चुका है, नीचे वाला इवेंट हो चुका है। अच्छा हो चुका है तो इससे पहले वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर हो चुका है तो पहले वाले पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखो सपोज करो कि मैंने एक डाइस को रोल किया, अ डाई इज रोल्ड। जब मैंने डाइस को रोल किया सैंपल स्पेस क्या बन के आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब मैंने एक इवेंट लिया A इज द इवेंट ऑफ ऑड नंबर्स, तो 1 3 5 आएगा। और मैंने लिया B इज द इवेंट ऑफ लेट इट बी, मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्राइम नंबर का ले लिया, तो प्राइम नंबर हो गए 2 3 5। फिर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी A/B निकालनी है तो समझ लेना सर, पहली बात तो A/B का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। अगर आपको डिटेलिंग में जाना है कि हमने A इंटरसेक्शन B क्यों लिया, जब मैं कह रहा हूँ कि B हैज ऑलरेडी अकर्ड, B आ चुका है, तो अगले इवेंट के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी, जब आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब, तो बेसिकली आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर मैं B से मेरे पर फ़र्क क्या पड़ रहा है, B हो भी गया तो मैं तो A की प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल दूँ 3/6 करके, 1/2 आ जाएगा। लेकिन नहीं, कंडीशनल में क्या है कि ये आपको गिवन है, कि ये गिवन है, ये हो चुका है इवेंट, तो मतलब अगले वाले जो एलिमेंट आएंगे वो इसी में से आने चाहिए। जैसे अगले में उसने बोला कि आपको प्रोबेबिलिटी A/B का मतलब क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, जबकि प्राइम नंबर पहले ही आ चुके हैं, जबकि प्राइम नंबर पहले ही आ चुके हैं। तो A/B का मतलब है आपको उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ओड भी हैं और प्राइम भी हैं, जो ओड भी हैं और प्राइम भी हैं। तो मतलब वो ओड नंबर निकालने हैं जो B में आ रहे हैं, जो हो चुका है इवेंट उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं आपको उसमें से प्राइम निकालने हैं, उसमें से ऑड निकालने हैं, सॉरी उसमें से ऑड निकालने हैं। तो कौन कौन से ऑड नंबर है इसमें? 3 और 5, इसलिए तो फॉर्मूले में इंटरसेक्शन आया है। और नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है? B की। नीचे किसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है? B की, क्योंकि एलिमेंट तो मैंने इसमें से ही लिए हैं। समझ गए जी? कॉमन क्यों लेते हैं? देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद करके आप 2 मिनट में कर सकते हो, लेकिन आपको अगर समझना है तो सिंपल सी बात यह है कि जो इवेंट हो चुका है, ठीक है, वो अगले होने वाले इवेंट के लिए सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। मतलब सैंपल स्पेस की तरह पूरी तरह से सैंपल स्पेस नहीं काम करेगा, बस ये ध्यान रखना है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिए जाएंगे। मतलब जब मैं A/B की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A इवेंट को 1 3 5 की जगह मैं लिख दूँ A को 2 4 6, और यहाँ मैं बेटा B को लिख दूँ 2 3 5 प्राइम नंबर, तो मुझे बताओ जब मैं अब A/B करूँगा उसका मतलब क्या होगा? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर व्हेन
व्हेन प्राइम हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ऑफ प्राइम हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि प्राइम नंबर आ चुके हैं पहले। तो अब आपको वो इवन नंबर लेने हैं जो प्राइम है, तो कौन सा आएगा? केवल एक 2 लिया जाएगा। दोनों के इंटरसेक्शन में क्या लिया जाएगा? केवल एक एलिमेंट। समझ गए? तो इसमें इंटरसेक्शन चलता है। ठीक है, तो जो a बाय बी का ऊपर वाला एलिमेंट आएगा वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि अब a और b में कॉमन क्या है। कॉमन ही क्यों देखा? मैं डायरेक्ट ये भी तो कह सकता हूँ कि सर कॉमन भी मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं तो वो एलिमेंट चूज कर लूँ ना कि जब मेरे से प्राइम की बात कर रहा कि b में प्राइम क्या है। बात तो वही हो रही है ना कि b में प्राइम क्या है? 2। बेसिकली तो एलिमेंट वो ये चाह रहा है ना कि आप b से लो, आप b से एलिमेंट लो। वही यही तो चाह रहा है कि आपने 3 और 5 लिए। किसके एलिमेंट है वो? b के। वो यही तो चाह रहा है b के एलिमेंट लो, और नीचे प्रोबेबिलिटी भी b की लिखी है। इसका मतलब b ही काम करेगा a के लिए सैंपल स्पेस की तरह। ठीक है, ये कंडीशन इसलिए जरूरी है। a बाय बी का मतलब समझ जाओ, ऊपर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालनी है जब नीचे वाली आ चुकी है। जो यहाँ पे नीचे आ रहा होगा वो नीचे आएगी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ आएगी? नीचे। बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर इतनी थ्योरी से भी आपको कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि थ्योरी पेपर में नहीं पूछता, तो ये एक फॉर्मूला जरूर डाल लेना। चाहे आप प्रोबेबिलिटी लिखो या नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन भी लिखो। अब इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए भैया, प्रोबेबिलिटी की बात है, जब a बाय बी की बात कर रहे हो तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 और 5। कितने एलिमेंट कॉमन है? 2। तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी 2/6 बाय 6। भाई जगह आप जब ए इंटरसेक्शन बी ले लिया तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दोनों कहाँ से आ रहे हैं? ठीक है, यहाँ मुझे सैंपल स्पेस देखना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी बी 3/6 क्या बचा? और जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ तो इंटरसेक्शन में कितने कॉमन एलिमेंट हैं? कितने हैं? 2। और बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। समझ गए बात को? तो ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला काम क्यों कर पा रहा है कि सर प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल थोड़ी होती है? नहीं, कारण ये है कि अपॉन 6 यहाँ भी आएगा, अपॉन 6 यहाँ भी आएगा, वो वैनिश हो जाएगा। तो फिर फायदा क्या? फिर डायरेक्ट हम नंबर ही लिख लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगर देखो, इस वाले को मैंने इसका कोई बताया नहीं, अगर आप इसको करना चाहते हो तो इसका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये समझ में आ गया a बाय बी क्या है कंडीशन। अब देखो, अगर ऐसे पूछ रहा है मुझसे a बाय ए, ये क्या होगा बताइए? ये कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो ये इंटरसेक्शन ए होगा, ये बनेगा पी ए। आंसर क्या आएगा? 1। अच्छा, एक बात और कि अगर दिमागदारी की बात है कि जैसे मैंने a बाय बी लिखा, तो a बाय बी के फॉर्मूले में मैंने यहाँ पे p भी लिखा, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ b नॉट इक्वल टू 0 नहीं डाला। तो ये बहुत समझदारी की बात है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी होगी नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो डाल लेना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b, यहीं पे कहीं भी लिख देना, नेवर इक्वल टू 0। किस केस में? जब a बाय बी निकाल रहे हो। जब b बाय ए निकालोगे तब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। कंसीडर। समझ में आ गई बात? अब ये समझ के चलिए कि अगर ए बी का सबसेट है, ए क्या है? बी का सबसेट, और मुझसे फिर कहे कि भैया ए बाय बी निकाल दो, तब इसका आंसर क्या आएगा? हाँ देखो भाई, इधर अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए आएगा। इंटरसेक्शन में छोटा एलिमेंट आ जाएगा, छोटा सेट आएगा। छोटा सेट क्या? ए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ए के इक्वल। यूनियन होता तो आंसर क्या आता? बी आता। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, ए बाय बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब पी ए अपॉन पी बी। अब आ जाओ जी इस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए पे। तो ये अगर यही सेम केस के लिए निकालनी है, इसी सेम केस के लिए, तो क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कितना आएगा बताइए? बी बाय क्या? हाँ, यहाँ ए आएगा। तो यहाँ पे पी आएगा, कितनी आई? क्लियर हो गई बात? अब अगला देखो, अगर एस के साथ निकाल रहे हो या ए बाय एस या
एस बाय ए कहीं भी निकालेगा तो इसमें क्या आएगी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, और एस मतलब सैंपल स्पेस, एस क्या है यहाँ पे, सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन अगर मैं किसी भी सेट के साथ लूँगा तो हर एक सेट आपका सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, हर एक सेट आपका क्या होता है, सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। तो क्या आएगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ए आएगी और नीचे भी प्रोबेबिलिटी ए है, तो इस केस में भी आंसर क्या हो गया, ए। ये हमने क्या बनाया था, सैंपल स्पेस, जिसमें सारे के सारे आपके आउटकम्स आते हैं। ठीक है भाई, अगला देखो, अगर मान लो मैं ये निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाय सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग आइदर ए एंड बी व्हेन सी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरियंस एटलीस्ट ए और बी, आइदर ए और बी, इस तरीके से व्हेन सी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो कैसे करेंगे, पी ए बाय सी प्लस प्रोबेबिलिटी बी बाय सी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाय सी, बट व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल सकते हो आप, डिसजॉइंट बोल सकते हो आप, इन दैट केस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी, और प्रोबेबिलिटी ए बाय बी अपॉन सी कंप्लीट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, लास्ट वाला ज़ीरो हो गया। तो इन दैट केस ये वैल्यू क्या बनेगी, ए यूनियन बी अपॉन सी इज इक्वल टू पी ए बाय सी प्लस प्रोबेबिलिटी बी बाय सी। ठीक है जी, देखो इससे ज़्यादा मुझे फॉर्मूले लग नहीं रहे कि इसमें है, जनरल फार्मूला एक ये लिख लो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक ए माइनस बी का लिख लेना, ये क्या होता है, पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एक बी बाय ए का लिख लेना, बी माइनस ए का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ये नोट कर लो, ठीक है, इन्हें नोट कर लो। पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक बार थोड़ा प्री रिवीजन ले लेते हैं। ए बाय बी आपको पता ही है क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जिस जो नीचे है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी और ऊपर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। इसको तो रट सकते हो, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नीचे आएगा पी बी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर इंटरसेक्शन अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। जो नीचे गिवन है वो हो चुका है, ये मान के चलना, वो क्या हो चुका है, वो इवेंट हो चुका है। अच्छा जी, तो ये बात हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ी सी, ए यूनियन बी बाय सी, क्या ए यूनियन बी बाय सी, आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आइदर ए और बी, ए और बी में से अगर कोई भी इवेंट हो रहा है और सी हो चुका है, सी इवेंट हो चुका है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे। अगर आपसे मैं मांग ले कि भाई देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 इवेंट बनाए ए बी और सी, वो आपसे प्रोबेबिलिटी मांगे कि भैया प्रोबेबिलिटी निकाल दो ए और बी की। ए और बी का तो मतलब आप समझते हो ना, यूनियन होता है। फिर वो कहते सी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो वो क्या कहना चाह रहा है आपसे यही तो कहना चाह रहा है कि भैया ये निकाल दो, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी व्हेन सी हैज ऑलरेडी अकर्ड। जब ऑलरेडी हो चुका है वो नीचे आएगा, और ए और बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, तो जो ए यूनियन का बी का फॉर्मूला होता है वही लगा देना है आपको। ठीक है जी, मैंने क्या लिखवाया सेकंड केस में कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन भी फाई होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ज़ीरो। जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इम्पॉसिबल इवेंट की, ज़ीरो। एक लास्ट ये और लिख लेना, प्रोबेबिलिटी ए डैश अपॉन बी, कॉम्प्लीमेंट वाली है, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। एक्सरसाइज पे देखिए 13.1 जो भी है नाम लिख लो इसे। पीई दे रखा आपको 0.6, पी एफ दे रखा 0.3, इंटरसेक्शन एफ दे रखा 0.2, पीई बाय एफ निकलवा रहा है। क्या होती है प्रोबेबिलिटी इसकी, देखो ई बाय एफ, ऊपर तो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे आएगी जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा, देखो इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2, एफ कितना है 0.3, कट करके वैल्यू क्या बचेगी 2/3। अब आपको निकालना है एफ बाई ई,
और एफ बाई ई जब निकालना है तो इसको कैसे लिखोगे? ऊपर तो आएगा इंटरसेक्शन, नीचे आएगी नीचे वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पीई, इंटरसेक्शन 0.2 और पीई है 0.6, कट के क्या बचा? 1/3। क्लियर होगी? समझ में आई ये वाली बात? ये तो आया होगा समझ में। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे a बाई बी निकालना है। क्या निकालना है? a बाई बी। अच्छा, a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। इंटरसेक्शन की 0.32, b की 0.5। जैसे देखो ऊपर डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, यहाँ 1 है, तो डेसिमल के बाद आप 0 लगा सकते हो ना इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। आपने एक 0 लगा लिया, अब 2 डेसिमल से 2 डेसिमल हटा दो। तो मैं ये सिखा रहा हूँ, बताओ मैं, हद हो गई। 16/25 वेल क्या हुआ पता नहीं। 16/25 ये देखो पी ए दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में। ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, बी के होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बी बाई ए 0.4 है। एक मिनट नोट करो इसे जरा, निखिल नोट करिए। देखिए अभी तक जो भी क्वांटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन है। मैंने अभी कुछ भी ऐसा नहीं निकाला कि कोई फॉर्मूला लगा के क्वांटिटी निकाली हो। ये सारी चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो बुक खोल के बैठिएगा, अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जादू टोट का टोना हो रहा है, बहुत साइंटिफिक बात है और बिल्कुल मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं। ये क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है आपको। पी बी अपॉन ए दे रखा है, तो भैया जी पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही होता है। ये मैं लिखवा चुका हूँ पहले भी कई बार। और पी बी बाई मुझे दे कितना रखा है? 0.4। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है और ए की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 0.32 आएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पहला हो गया। अब आपको क्या निकालना है? ए बाई बी। तो सर बताइए ए बाई बी कैसे निकाल दूं? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.32 और बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। ये हटेगा, एक 0 आएगी नीचे। 16/25। तीसरा क्या मांग रहा है? यूनियन। तो देखो मैंने 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, बेकार में नहीं लिखवाए थे, कहीं ना कहीं काम ही आने थे। तो देखो पहला ही काम आ गया, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा जी लगा लो पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये दोनों हैं हमारे पास सारी चीज़ें? तो 0.8 पी बी। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना ए इंटरसेक्शन बी को पॉइंट में, तो 16/25 है। तो देखो 16/25 में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आएगा क्या? 64/100। तो वैल्यू बनी 0.65। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 1.3, और 1.3 में से जब 0.64 निकालोगे तो वैल्यू कितनी बन रही है? चेक करो ज़रा। 1.3 में से जब आप 0.64 निकालोगे तो 0.66 आ रही है वैल्यू। 0.66। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, यूनियन निकालनी है ना, हम तो यूनियन निकाल रहे हैं। अच्छा यार मैंने ए बाई बी की लिख दी, सॉरी 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 सॉरी। शोई 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 बेटा शोई। इसकी वैल्यू डालो ए इंटरसेक्शन बी की, कहाँ निकाली थी हमने? ये 0.32। क्या बात है, ये आ गया 0.98। ठीक है बेटा, ये सही होगा 0.98। ठीक है, अब तक हमने 3 क्वेश्चन करे। अच्छा, तीनों क्वेश्चन में से मैं आपको बताऊं कि पेपर में एक भी आने लायक नहीं है इनमें से। ये क्यों दिया है? क्योंकि जब आगे क्वेश्चन करोगे तो उनका बेसिक आइडिया आपको हो गया क्वेश्चन आएंगे कैसे। ठीक है, इसे नोटिस में लो जल्दी से।
अच्छा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको निकालने का है और 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी 5/13 दे रखा है। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ही नहीं है। देखो भाई पहले ये देखो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ए 5/13 के इक्वल है, प्रोबेबिलिटी बी 5/13 के इक्वल है। 2 को इधर भेज दो तो प्रोबेबिलिटी ए कितना आ जाएगा 5/26। अच्छा a बाई बी दे रखा है आपको 2/5। तो मुझे बताओ जी सर a बाई बी को अगर मैं नोटिस में लूँ तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटरसेक्शन b अपॉन पी बी कितना 2/5। और तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b क्या बन के आएगा 2/5 टाइम्स पी बी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया वहाँ जाके। तो भैया जो भी प्रोबेबिलिटी ए बी आ रहा है उसे लिख दो यहाँ पे। बी की प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा जी 5/13, 5 से 5 कट कर दो तो क्या बची इसकी प्रोबेबिलिटी 2/13। ठीक है जी, इंटरसेक्शन बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया। क्या निकालना है आपको, यूनियन निकालना है। तो मेरे ख्याल से ये निकल जाएगा, ये काम आपके लिए छोड़ दूँ मैं। ये रहा फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो जी पेल दो इसे। अब नीचे 3 पार्ट दे रखे हैं, देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, यूनियन दे रखा है। तो यूनियन का फॉर्मूला तो मैंने अभी लिखा है, इस फॉर्मूले को पहले चेप देना है यहाँ पे, फिर यूनियन को भेज देना इंटरसेक्शन की जगह। ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और इसको उठा के ले आओ इधर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो इंटरसेक्शन का, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा तो यहाँ वैल्यू डालो पहले 5/26, 5/13 माइनस 2/13। ठीक है जी। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 26। यहाँ वैल्यू आई 5, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, 15 माइनस 4 11/26। चलो जी इसका भी हो गया निवारण। यहाँ पे इंटरसेक्शन फिर प्रोबेबिलिटी ए कितना है 6/11, बी कितना है 5/11, यूनियन कितना है 7/11, 6 और 5 11, 11 माइनस 7 4, तो वैल्यू आ गई 4/11। क्या आ गई वैल्यू 4/11। अब क्या निकालना है आपको अगला, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। ए बाई बी कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ए इंटरसेक्शन बी बोले तो 4/11 और प्रोबेबिलिटी बी बोले तो 5/11। 11 से 11 कट जाए, क्या बचेगा 4/5। और बी बाई आपके लिए छोड़ देता हूँ बेटा, फॉर्मूला बना के अपॉन पी ए कर लीजिएगा इसे। अब कह रहा है कि 6th 7th 8th 9th ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें आपको ई बाई एफ निकालना है। तो मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ जरा क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में उसने बोला कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, ये सैंपल स्पेस बन गई। सैंपल स्पेस यही बनती है ना, 3 बार टॉस करते हैं जब कॉइन को। फिर वो कह रहा है ई इवेंट फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ई इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे हेड आ रहा है। तो बताइए सर इसमें क्या क्या इवेंट आएंगे, कौन कौन से इवेंट आएंगे इसमें, एच 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 टी एच, इसमें तीसरे नंबर पे आ रहा है टी एच एच टी टी एच। और एफ क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पर हेड आए, हेड 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 टेल, बस यही है। पहले दोनों टॉस पर तो इसी में ही हेड आ रहा है बस। सर इसके बाद आप निकाल लो ए इंटरसेक्शन एफ, वो कितना आ रहा है एच एच एच, और तो नहीं आ रहा, नहीं वो नहीं आ रहा। आपको इसमें क्या निकालना है ये देखिए जरा, क्वेश्चन में कहीं तो बोला होगा क्या निकालना है, डिटरमाइन ई बाई एफ। तो देखियो इस क्वेश्चन का ना 6th क्वेश्चन जहाँ लिखा है उसके ऊपर ही लिख रखा है डिटरमाइन ई बाई एफ। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, या
नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 आउट ऑफ व्हाट? 8। पी एफ कितना होगा? एफ में कितने हैं? 2 आउट ऑफ व्हाट? 8। यहां पे क्या होगी? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ 1 और एफ में कितने हैं? 2। खत्म। ठीक है भाई, इसका एक पार्ट और बता देता हूं मैं आपको। एटलीस्ट 2 हेड्स, सेकेंड वाले में ई इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कि भैया कम से कम 2 हेड आने चाहिए, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 2 हेड के केस कौन से होते हैं? एक होगा HHT, एक होगा STH, एक होगा THH और एक होगा फिर HHH। भैया 2 हेड वाले आ गए, 3 हेड वाले भी पक्का आएंगे क्योंकि एटलीस्ट कह रहा है। F कह रहा है आपसे एटमोस्ट 2 हेड्स। क्या कह रहा है? एटमोस्ट 2 हेड्स। तो भैया पहले 2 वाले लिखो, STH THH। अब एक वाला केस लिखो, एटमोस्ट में कम की तरफ चलते हैं। पहले 2 वाला लिख लिया, अब एक वाला लिखो, STT THT TTH। अब लिखो जब एक भी हेड नहीं है तो मतलब तीनों क्या होंगे? टेल। और अब लिखिए बेटा ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? HHT STH THH। ठीक है, अब निकालिए प्रोबेबिलिटी E बाय एफ। ठीक है, E बाय एफ मतलब देखो E यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या आएगा? PF। ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी है? 3/8 और एफ की कितनी है? 7/8। क्या आएगी प्रोबेबिलिटी इसकी? नंबर वाले से भी कर सकते हो, जिससे आपका मन करे आप उससे कर लेना, समझ में? 3/7। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए दे रहा हूँ, इसका है क्या? एटमोस्ट 2 टेल्स और एटलीस्ट 1 टेल। ये है हमारा 6th। 7th क्वेश्चन क्या है? 7th क्वेश्चन में कह रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी? HH TT ST HT। ये बनी 4 की। तो पहले पार्ट में हमसे कह रहा है ई इवेंट है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। टेल एक कॉइन पर आ रहा है बस। ST TH F क्या कह रहे हैं? 1 कॉइन शोज हेड। 1 कॉइन शोज हेड, कि एक कॉइन पर हेड आ रहा है। तो इसमें भी यही आएगा ST और TH। इंटरसेक्शन में भी यही आएगा ST और TH। तो मुझे बताओ बेटा E बाय एफ क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4 और F की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। आंसर कट के क्या आ रहा है? 1। ठीक है, इजी है ये वाला पार्ट। तो सेकंड देखिए, नो टेल अपीयर नो हेड अपीयर। ठीक है, एक भी टेल नहीं आना चाहिए तो हेड आएंगे दोनों। तो देखो सेकंड वाले केस को, जब वो कह रहा है नो टेल अपीयर्स तो दोनों हेड होंगे। फिर वो कह रहा है एफ में नो हेड अपीयर्स तो दोनों टेल होंगे। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5। तो इस केस में E बाय एफ क्या होगा? 0, क्योंकि ऊपर फॉर्मूले में तो E इंटरसेक्शन F बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? 0। ये हो गया आपका 7th के दोनों पार्ट। 8th क्वेश्चन देखो, ए डाइज कौन 3 टाइम? 3 टाइम वाले को अभी हम छोड़ देते हैं, तो एक 9th क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। ठीक है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम एट फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो इसका सैंपल स्पेस देख लो, वही थोड़ा अजीब है। पहले पापा को फिक्स कर दो, फादर को फिक्स कर दिया, और मदर और सन को हम अरेंज कर लेंगे। सन और मदर, यही पोजीशन हो सकती है। फिर मदर को फिक्स करो पहले, तो फादर और सन को चेंज कर लेंगे। फिर सन को फिक्स कर दो, ये बन गया। ठीक है भैया, फिर क्या कह रहा है इसमें? ई इवेंट क्या है? जो मेरा ई इवेंट है वो क्या है?
ई इवेंट कह रहा है सन ऑन वन एंड, लड़का एक छोर पर होना चाहिए उनका, किसी भी छोर पे, या तो इस अंत पे या उस अंत पे, या लेफ्ट में या राइट में, एंड में होना चाहिए। तो कब आ रहा है एंड में वो? एक बार आ रहा है एफएमएस, एक बार आ रहा है एमएफएस, एक बार आ रहा है एसएमएफ, और एक बार आ रहा है एसएफएम। ये आ गया। चलो ये पटाखे का नाम हो। फादर इन मिडल, बेचारे बाप का मरना, बीच में खड़ा है। फादर एमएफएस एसएफएम, एफएम सा बजा दिया बाप का। तो इंटरसेक्शन में कौन सा आएगा बताइए? दोनों आएंगे इंटरसेक्शन में। एमएफएस भी है ऊपर और एसएफएम भी है ऊपर। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितनी नंबर है? 2 आउट ऑफ 6, और एफ में कितने हैं? 2 आउट ऑफ 6। आंसर आ गया 1। अगर आप दूसरे फॉर्मूले से करना चाहते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इंटरसेक्शन एफ में? 2, और एफ में भी कितने हैं? आंसर आ गया 1। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम इसके आगे कल से करें। ये कल हमने 9 क्वेश्चन तक कर लिया था, बीच में एक 8th क्वेश्चन छोड़ा था, एक बार उसे रिपीट कर लेते हैं। अ डाइस थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाइस को हम 3 बार फेंक रहे हैं। तो जब डाइस को एक बार रोल किया जाता है तो उसके अंदर आते हैं 6 आउटकम। 2 बार किया जाता है 6 की पावर 2, 3 बार किया जाएगा 6 की पावर 3। तो फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन केस ऑफ डाइस, जैसे पॉइंट के में होता है 2 की पावर n, इसमें होता है 6 की पावर n। एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि डाइस को कितनी बार फेंका गया या कितने डाइस फेंके गए हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 की पावर 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 6 की पावर 3, क्योंकि 216 इवेंट्स वहाँ पर लिखना कोई समझदारी नहीं है। एक तरह की बेवकूफ़ी हो गई कि आप बैठ के 216 इवेंट लिख रहे हो वहाँ पे 2 नंबर में। तो आपको थोड़ा सा समझ में ये आना चाहिए कि सैम्पल स्पेस बनेगा कैसा फिर। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं पहले 2 एलिमेंट को फिक्स कर दूँ, जैसे मैंने 1 फिक्स किया और अगला 1 फिक्स किया, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3, और कहाँ तक आएगा बताइए? 1 1 6 तक। इसी तरीके से मैंने पहला वाला 1 फिक्स रखना है। जैसे देखो, पहले मैंने दोनों में 1 को फिक्स किया, अब मैं करता हूँ 2 1 1 2 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा? 1 2 6। अब 1 3 1 कहाँ तक जाएगा? 1 3 6। अब ये वैल्यू आएगी 1 6 1, और ये आएगी यहाँ पे 1 6 6। तो जो 1 से स्टार्ट होने वाले 3 डाइस के केस में कितने बनेंगे पहले बताइए? 36 बनेंगे 1 से स्टार्ट होने वाले, 36 बनेंगे 2 से स्टार्ट होने वाले, 36 बनेंगे 3 से स्टार्ट होने वाले। समझ रहे हो बात को? हाँ, जो बात कही जा रही है उसे देखो। जैसे अगला क्या बनेगा? 2 1 1, यहाँ आएगा 2 1 6। तो ऐसे इसका लास्ट क्या होगा? 2 6 1 से 2 6 6, 36 हिस्से बन गए। ऐसे 3 6 1 से, तो ऐसे करके लास्ट क्या लाइन बनेगी? 6 6 1, और यहाँ बनेगा 6 6 6। समझ गए भैया? अब अगर मैक्सिमम सम की बात करो, इसमें मैक्सिमम सम क्या होगा? 18। मैक्सिमम सम क्या होगा? और मिनिमम सम क्या होगा? इसमें 3। समझ गए ना? तो मैक्सिमम सम हो सकता है 18, और उससे पहले क्या होगा? 3। मतलब 3 से लेकर 18 तक इसमें सम हो सकते हैं। 3 से लेकर 18 तक इसमें सम हो सकते हैं। सम का क्वेश्चन पूछा नहीं है, पूछेगा तो एक शॉर्ट में करा दूंगा उसे मैं। ठीक है, अब ई इवेंट क्या दे रखा है इसमें? चेक करिए ज़रा। ई इवेंट दे रखा है बेटा जी इसमें 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, तो कहाँ कहाँ आएगा देखिए ज़रा? 1 1 4 1 2 4 1 3 4, ऐसे ही 1 6 4,
यहाँ पे 214 से लेके 264, 314 से लेके 364, 414 से लेके 464, 514 से लेके 564, सब 4 से एंड हो रहे हैं। और यहाँ 614 से लेके 664। बात समझ में आ गई? ये तो वो बने जो 4 से एंड हो रहे हैं इवेंट। कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितना है? 36। अब एफ क्या इवेंट है? एफ को चेक करिए जरा। एफ इवेंट है मेरा 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले दोनों नंबर पे 6 और 5 ही आने चाहिए। तो पहला हो गया 6 5, इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यहीं नहीं पड़ जाएगा। 6 5 और तीसरा नंबर 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। तो कितने आए इसमें? 6 आए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज इक्वल टू 6। अब आप निकालिए बेटा जी इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 को तो कोई नहीं आएगा क्योंकि स्टार्टिंग ही अगले की 6 से है। तो यहाँ पे 6 1 4 है, यहाँ पे 6 5 1 है। 6 5 1 इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो नंबर ले रहा है जो एंड 4 से हो रहे हैं। तो एंड 4 से यहाँ कौन सा हो रहा है? 6 5 4। तो एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या है? 6 5 4। एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या है? 6 5 4। इसको निकालने के 2 तरीके बताए थे मैंने। हमें क्या निकालना है? पी ई बाई एफ। एक तो हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ से। अब ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट आ रहा है और टोटल एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 216 और एफ में कितने हैं? 6 अपॉन 216। इससे कट जाएगा, क्या बचेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 1/6। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से निकालता हूँ तो क्या आएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1। और एफ में कितने एलिमेंट हैं? 6। और दोनों केस से इसकी प्रोबेबिलिटी हम बता सकते हैं। तो ये था कल क्वेश्चन जो बीच में छुड़वा दिया था, थोड़ा लेंदी पड़ रहा था इस वजह से। ठीक है भाई, ये सारे सैम्पल स्पेस आपको दोबारा एक बार चला कर देख लेना, नहीं समझ में आए तो आ जाएगा एक बार में, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 216 नहीं लिखते, ऐसे कुछ छोड़ छाड़ कर लिख देते हैं। अगर आप नहीं भी लिखोगे और आपके दिमाग में है कि कैसे बनते हैं तो इतना भी लिख दिया तो काफ़ी है। बट ई और एफ आपको वहाँ पे लिख के दिखाने पड़ेंगे, चाहे आप डेड डैश में लिखो लेकिन थोड़े बहुत लिख के दिखाने पड़ेंगे। देखो भाई अगला क्या है? क्वेश्चन 9 हो गया था हमारा, 10 देखिए। अब ब्लैक है ना, रेड डाइस आर रोल्ड। फ़र्क नहीं पड़ता 2 डाइस है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे? 36। सैम्पल स्पेस के एलिमेंट सबको पता है किस तरह के होंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 इस तरह से बनेंगे। यहाँ पे पता ही है 1 2 आता है और यहाँ लास्ट में 1 6 हो गया। यहाँ 2 1 3 1 3 2 और लास्ट में 2 6 आ गया। यहाँ लास्ट में 3 6 आ गया। 4 6 यहाँ आया 5 6 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। जब इतने लिख ही दिए तो ये भी अच्छे ही लग रहे डॉट में, इसे भी कर ही देते हैं। 4 5 2 3 2 4 3 4 3 5 2 5। ऊपर क्या आएगा भाई? तो पता है 1 3 1 4 1 5। ये बन गए 36 केस। 6 × 6 36 केसेज आर देयर। और इसमें 36 देखिए 2 डाइस हमने रोल कर लिए। अब सबसे पहले क्या पूछ रहा है? पहले केस को देखिए। पहले केस में आपसे कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जब वो कहेगा फाइंड
तो जो भी आप देखो इस तरीके से लिखो, अभी तक हम करते आए हैं काफ़ी बार, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ, ये मुझे निकालना है। ई इवेंट वो होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी और एफ इवेंट हो चुका होगा, ये याद रखना। नीचे जो भी इवेंट लिखा जाएगा वो होगा जो हो चुका होगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, इसकी आपको निकालनी है। गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, कि ब्लैक डाइस पे क्या आएगा 5, तो ब्लैक डाइस पहला था दूसरा था। क्वेश्चन पढ़िए, अब ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, तो ब्लैक डाइस पहला था। तो सबसे पहले ई इवेंट बनाते हैं बेटा जी हम। ई इवेंट क्या बनेगा, देखो आपसे कह रहा है सम ग्रेटर देन 9, तो सम ग्रेटर देन 9, देखो इसका सम 2 से स्टार्ट होता है और 12 तक होता है, 2 से स्टार्ट होता है और 12 तक होता है। अगर ये कह रहा है सम ग्रेटर देन 9, तो ये बात कर रहा है 10, 11, 12 की। किसकी बात कर रहा है, 10, 11, 12 की। और 10 कहाँ पे होता है सम, देखो 6, 4, 5, 5, 4, 6, 6, 4, 5, 5, 4, 6। 11 कहाँ पे होता है 6, 5, 5, 6, और 12 कहाँ पे होता है 6, 6। ये बन गया आपका ई। एफ क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, कि ब्लैक डाइस पर क्या आना चाहिए 5, तो मतलब पहले डाइस पे 5 आना चाहिए, तो ये रहा पूरा पंक्ति। अब इसका इंटरसेक्शन निकालिए जरा, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, एक ही आ रहा है ना बस, नहीं 5, 5 आ रहा है और 5, 6 आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, 2 ही आ रहे हैं, ठीक है 5, 5 और 5, 6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, ई बाय एफ सॉरी, तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 2, और एफ में कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी 1/3। अब देखिए सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो पहले इवेंट बनाओ, ई इवेंट क्या है, सम एज 8, तो क्या क्या होंगे इवेंट, 8 कब कब आता है, 3, 5 पे आएगा, 5, 3 पे आएगा, 2, 6 पे आएगा, 6, 2 पे आएगा, और एक आएगा 4, 4 पे, और तो कहीं नहीं आता। ये हो गया। अब एफ इवेंट क्या है, जो गिवन है, देखिए गिवन दैट रेड डाइस रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, और रेड डाइस मतलब सेकंड डाइस पे, पहला तो ब्लैक है ना, सेकंड डाइस पे नंबर 4 से कम आना चाहिए, सेकंड डाइस पर नंबर 4 से कम आना चाहिए। तो देखिए सेकंड डाइस के लिए देखोगे ना आप, फर्स्ट कॉलम को देखो, सेकंड कॉलम देखो और थर्ड कॉलम देखो, फोर्थ कॉलम के बाद सेकंड डाइस पर 4 नंबर आना और 5 नंबर आना और 6 नंबर आना शुरू हो जाएगा। जब आपको पहले वाला देखना है डाइस, तो आप देखो रोज को, और दूसरा वाला डाइस देखना है तो देखो कॉलम को। फिर आप कॉलम देख रहे हो, ये 3 कॉलम आ गई जो किससे कम है, जिन पे सेकेंड डाइस पे नंबर 4 से कम है। तो क्या होगा, सेकेंड डाइस शोज लेस देन 4, सेकेंड डाइस कह दो या रेड डाइस कह दो। तो बताइए बेटा एफ इवेंट क्या आएगा, क्या क्या आएंगे इसके अंदर, देखिए 1, 1, 2, 1 से लेके यहाँ पे आएगा 6, 1 तक, और यहाँ आएगा 2, 1, 2, 2 से लेके 6, 2 तक, और यहाँ आएगा 3, 1, 3, 2 से लेके 6, 3 तक। 18 हो गए, कितने हो गए इसके अंदर 18, ऊपर वाले के अंदर कितने हो गए 5। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आप निकालो ई इंटरसेक्शन एफ। तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, दोनों में कॉमन क्या क्या है, कॉमन का मतलब सम 8 देखना है मुझे, एक तो 6, 2 होगा, ठीक है, 2, 6 तो नहीं होगा क्योंकि सेकंड डाइस पे 6 आ रहा है, वो हमने लिया ही नहीं है। और कौन सा हो सकता है, देखिए जरा 5, 3 हो सकता है, 5, 3 बीच में आया होगा। और कौन सा, यहाँ देख लो बस इस वाले में कि सेकंड डाइस पे नंबर 3, 4 से कम कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तो ये 2 ही नंबर होंगे। अब आपको निकालना पी ई बाई एफ, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ
अच्छा ये नहीं है कि बेटा कहीं हम कुछ लगा रहे हैं कहीं कुछ लगा रहे हैं, दोनों से ही काम बन जाएगा। मैं इससे निकाल रहा हूँ अभी इंटरसेक्शन एफ में 2 हैं और एफ में कितने आ रहे हैं 18, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 1/9। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं सर हमें तो उसी फॉर्मूले से निकालना है, उससे भी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो बताइए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 बाई टोटल कितना है 36, और यहाँ पे एफ की कितनी है 18/36, 36 से 36 गया, क्या बची इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। तो ये था क्वेश्चन हमारा 8 और 10। ठीक है, पहले से नोट कर लो। देखिए बेसिकली आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, पी ई बाई एफ एंड पी एफ बाई ई, ये दे रखा है आपको। सबसे पहले ई एफ जी 3 इवेंट दे रखे हैं भैया, 1 3 5 है, 2 3 है, 2 3 4 5 है। सैम्पल स्पेस गिवन नहीं है, सैम्पल स्पेस गिवन नहीं है। तो सैम्पल स्पेस यहीं तो गिवन नहीं है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऊपर देखो क्या लिखा है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, तो हम ही कहते हैं हम सैम्पल स्पेस को पढ़ ही नहीं रहे। तो सैम्पल स्पेस क्या होगा देखो 1 2 3 4, मतलब बिना सैम्पल स्पेस के कैसे बात बन जाएगी। पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई। अब देखो सबसे पहले दोनों के ही लिए अगर मैं पी ई बाई एफ के फॉर्मूले को देखता हूँ, ठीक है, या पी एफ बाई ई के फॉर्मूले को देखता हूँ, दोनों ही फॉर्मूले में मुझे ऊपर क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए नहीं चाहिए, और नीचे क्या चाहिए, जो नीचे इवेंट आ रहा है पी एफ, और यहाँ पे भी क्या चाहिए, यहाँ पी ई चाहिए। तो मुझे बताओ पी ई इंटरसेक्शन एफ के लिए मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा ना। तो बताओ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है, इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट कॉमन, केवल 1। ठीक है भाई, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी होगी 1 आउट ऑफ 6 टोटल। एफ की कितनी होगी 2 आउट ऑफ 6। एक मैंने करा प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले से, एक मैं कर देता हूँ इस वाले को। भाई आप इससे कर लेना ट्राई, एक मैं आपको इससे भी दिखा देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। नंबर सॉरी ई है यहाँ पे, इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट कॉमन है 1, और ई में कितने हैं 3 एलिमेंट है। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ठीक है, ई बाई जी और जी बाई ई। अब बेसिकली दोनों में ही इंटरसेक्शन जी आएगा, इसमें भी जी इंटरसेक्शन ही आएगा। तो पहले मैं क्या निकाल लूँ, जी इंटरसेक्शन ई। बताइए क्या आएगा जी इंटरसेक्शन ई में, जी और ई में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं 3 और 5। अब मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ई बाई जी। फॉर्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ई। इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 2/, हाँ पी जी आएगा यहाँ पे, बड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी जी आएगा। और जी की प्रोबेबिलिटी क्या है, जी में कितने हैं 4, तो यहाँ आएगा 4/6। 6 से 6 गया, 2/4 विल बिकम 1/2। नाउ इन द सेकेंड केस पी जी बाई, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं नंबर वाले से। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इंटरसेक्शन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई। तो बताइए जी इंटरसेक्शन ई में कितने नंबर हैं 2, और ई में कितने नंबर हैं 3। तो क्या ही प्रोबेबिलिटी 2/3। अब ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, ई यूनियन एफ बाई जी। बेसिकली मैंने ई यूनियन एफ बाई जी का एक फॉर्मूला लिखा था, जो ए यूनियन बी बाई सी वाला लिखवाया था मैंने, प्रोबेबिलिटी ए बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी बी बाई सी। बट यहाँ पे क्वांटिटीज आपको नोन है, क्वांटिटीज आपको नोन है। आप ई यूनियन एफ को, ए बी सी यहाँ गिवन नहीं है, ई यूनियन एफ को एक दूसरे सेट का नाम दे दो, ए बोल दो इसे। क्या बोल दो इसे, ए बोल दो। भाई ई यूनियन एफ कोई सेट ही आएगा, तो सेट को रीनेम कर दो, उस सेट को क्या नाम दे दो, ए नाम दे दो। तो बताइए ई यूनियन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, ई यूनियन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे 1 2 3 5, 4 ही तो आएंगे, 1 2 3 5, ये ए आ गया। तो मतलब अगर मैं ई यूनियन एफ को ए लिख रहा हूँ, मतलब मैं निकालना चाह रहा हूँ ए अपॉन जी, ये तो निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब सबसे पहले आप निकाल लो बेटा जी ए इंटरसेक्शन जी। ए आपका 1 2 3 5 है, और जी आपका, जी कितना है देखिए सर 2 3 4 5। क्या आ रहा है इसके इंटरसेक्शन में, अब प्रोबेबिलिटी ए बाई जी कितनी है इंटरसेक्शन जी की
3/6 और जी की कितनी है, जी की प्रोबेबिलिटी जी में आ रहे हैं 4, 4/6 कितना बचा 3/4। तो बेसिकली अगर आप देखो कि जैसे आप A/G निकाल रहे हो तो आप ये देखोगे कि A के अंदर जो A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें से कितने एलिमेंट G के अंदर प्रेजेंट हैं। देखो 2 3 5 और G में कितने एलिमेंट है 2 3 4 5। आप ये देखोगे कि ये 2 3 4 5, ये 2 3 5 है, ये यहाँ पे कितना है 2 3 4 5। मान लो कि 2 3 5 ना होगे, केवल ये 2 3 8 होता। अब आप देखते हैं कि इसमें से कितने एलिमेंट कॉमन है, उसके साथ कितने एलिमेंट कॉमन है, जी वाले के साथ केवल 2 एलिमेंट कॉमन होते हैं 2 3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 2/4। जितने एलिमेंट उसके साथ कॉमन है उतने ऊपर, टोटल F के नीचे। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, P इंटरसेक्शन F/G। तो आप E इंटरसेक्शन F को B मान लेना। बताइए E इंटरसेक्शन F में क्या क्या आएगा, E और F में क्या क्या कॉमन है, ओनली 3। सर अगर इंटरसेक्शन F कुछ में 5 होता, फिर नहीं, अगर E इंटरसेक्शन F 5 होता, हाँ यही तो पूछ रहे हो, अगर E इंटरसेक्शन F 5 होता, सुन लो पहले, अगर ये 5 होता तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता। वही बता दूंगा मैं कैसे होगा, अगर वो 5 होगा डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। और अगर ये E और F डिसजॉइंट होते तो फिर वही तो बात है, वही तो बोल रहे हो आप, E इंटरसेक्शन 5 या E और F डिसजॉइंट सेम बात तो होती हैं। क्योंकि वरना इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता, इंटरसेक्शन 5 होता, या E और F में मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो सारी बातें सेम ही हैं, डिसजॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं लगा ना, ये वाला जो लगेगा लगेगा, रुको अभी देखो। अच्छा B क्या है, B 3 आ गया, E इंटरसेक्शन F के इक्वल है, ठीक है भाई। अब मतलब E इंटरसेक्शन F जहाँ पे आ रहा था मैं वहाँ B/G लिख सकता हूँ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन G अपॉन PG। अब B इंटरसेक्शन G निकाल लो पहले सर, क्या कॉमन है दोनों में, B है आपका 3 और G है आपका 2 3 5 4 5, क्या आएगा बताइए इसमें से। अब इंटरसेक्शन में की प्रोबेबिलिटी 1/6, G और G की प्रोबेबिलिटी 4/6, तो कितना बचा आंसर 1/4। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद करते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है 11th के बाद 12th पे आते हैं। 12th क्वेश्चन को रीड करिए। 12th क्वेश्चन ना आपका थ्योरेटिकल है। एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और गर्ल। जो भी बच्चा पैदा हो सकता है, एज्यूम किया जा रहा है कि वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। इफ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, भाई मैंने सर्वे नहीं किया, मैं तो जानता हूँ सामने वाले के 2 लड़के हैं, पीछे वाले के 2 लड़की हैं, और हमारे घर में 2 लड़के 1 लड़की है, इस तरीके से, ठीक है। तो भाई आपको नहीं पता तो आप माइंड में एज्यूम कैसे करोगे, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, ठीक है भाई, या दोनों गर्ल हो सकती हैं, ठीक है भाई। पहला बॉय दूसरा गर्ल और दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरी बॉय। देखो अब इसको लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं बना रहे, आप अरेंजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट कर रहे हो, सिलेक्ट नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, ठीक है। तो अरेंजमेंट में ये हो सकता है कि पहला बॉय है तो दूसरा गर्ल, और पहली गर्ल है तो दूसरा बॉय, ऐसा हो सकता है ना। आपको एक ऑर्डर देना पड़ेगा कि बड़ा या छोटे से, इस तरह से ऑर्डर देना पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, हमने मान लिया, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले में पढ़िए भाई, 2 पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैं कह रहा हूँ चलो E/F निकालना है मुझे। E/F का मतलब क्या बताया मैंने, E वो इवेंट इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और F वो है जो हो चुका है, F वो है जो हो चुका है। तो E इवेंट क्या देखिए इसमें, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, ये तो मांगा गया है, इसको ऊपर लिख लो। E इवेंट क्या है, बोथ आर गर्ल्स। तो बताइए बेटा E में क्या क्या आएगा, जी आएंगे इसमें। और फर्स्ट पार्ट कह रहा है गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल, गिवन दैट यंगेस्ट इज गर्ल। अब यंगेस्ट किसे कहते हैं, छोटी को बड़ी को एल्डर कहते हैं ना, बड़े को तो छोटा कहेंगे इसे। अच्छा अब देखिए हो क्या सकता है भाई, ये देखो जी में ऐसे भी उसका बड़ा छोटा हो, छोटा बड़ा हो, ठीक है, कोई ना कोई तो एल्डर होगी इसमें से। और यंगेस्ट इज अ गर्ल,
यंगेस्ट गर्ल भी इसी में ही होगी, और यहाँ पे भी होगी, या यहाँ पे इनमें से किसी एक में होगी। ऑर्डर मैं बताऊंगा कि मैं छोटे से बड़ा ले रहा हूँ या बड़े से छोटा ले रहा हूँ। समझ गए कैसे? या मैं छोटे से बड़ा ले रहा हूँ या बड़े से छोटा ले रहा हूँ। लेकिन जो राशन कार्ड में भी नाम लिखे जाते हैं कैसे लिखे जाते हैं? पहले बड़े का, फिर छोटे का, फिर छोटे। तो ऐसे मानो कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ी बहन है तो ये छोटी बहन है, लेकिन छोटी बहन भी तो इसमें आ रही है, यंगेस्ट गर्ल। तो एक तो जीजी आ जाएगी और एक बीजी ले लो। अगर आप कहो नहीं हमारा राशन कार्ड उल्टा पकड़ रखा है तो कोई बात नहीं, उसमें भी ये तो आएगा ही आएगा, और उसमें बीजी की जगह जी भी आ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बुनियादी बातें हैं बहुत ज़्यादा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? दोनों में कॉमन, बोथ आर गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। तो यंगेस्ट गर्ल हो गया, क्या हो गया? जीजी, दोनों में कॉमन है। निकालो बेटा प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ, क्या निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1 आउट ऑफ 4, और एफ में 2 आउट ऑफ 4। अब नंबर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, उससे भी निकल जाएगा। केस 2 या पार्ट 2, जैसे भी आप लिखना चाहे वैसे लिख लेना। अब केस 2 में क्या कह रहा है ये? ई तो सेम है, ई आपका सेम ही रहेगा। ई को मैं दोबारा नहीं लिख रहा, डायरेक्ट इवेंट मेंशन कर देता हूँ, जी जी है। और एफ को वो क्या कह रहा है? एफ में कह रहा है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। तो क्या हो गया? बीजी, जीबी और जीजी सारे आ जाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या आएगा फिर बताइए? जीजी। अब बताओ पी ई बाय एफ कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? और भैया ये बोर्ड कटा हुआ है यहाँ पे, कभी तो माइनस प्लस समझ लो, इसको बैंडेड लगानी पड़ेगी यहाँ पे। 4 से 4 गया, कभी यहाँ 3 - 4 समझ लो इसे, 1/3। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ईजी था ये वाला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल के चलना उसे। इंस्ट्रक्टर वाला क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर नहीं इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर ने हैव अ क्वेश्चन बैंक, एक इंस्ट्रक्टर के पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। कितने ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है? 300। कैसे? इजी। भाई देखो ऐसे बना लो इसे, यहाँ तो हो गया ट्रू फॉल्स, यहाँ हो गया MCQ, और यहाँ हो गया इजी, और यहाँ हो गया डिफिकल्ट। टेबल बन गई पूरी एक। अब मैं टेबल में कैसे लिखूँगा देखिए, वो कह रहा 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इजी वाले कितने हैं? 300। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या लिखा है? 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, तो यहाँ 200 आ गया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? 500 इजी MCQ एंड 400 डिफिकल्ट, तो 500 और यहाँ पे 400। तो ये बताइए पहली बात, टोटल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं? 500। टोटल MCQ कितने हैं? 900, ये तो पता ही है। और टोटल इजी क्वेश्चन कितने हैं? कि 800। 800 क्वेश्चन कैसे हैं? और 600 क्वेश्चन कैसे हैं? डिफिकल्ट। तो क्लियर हो गई ये टेबल, पहले टेबल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है देखिए जरा, क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, और इन सारे क्वेश्चन में टोटल क्वेश्चन कितने हैं देखिए, इधर से सम करो या इधर से सम करो। 800 और 600 1400, और 500 और 900 भी कितना आएगा? 1400। मतलब टोटल क्वेश्चन 1400 है। कितने हैं? 1400। बात समझ में आ गई इतनी? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो जहां पे व्हाट इज द आ गया तो वो कौन सा इवेंट होगा? ई। कौन सा इवेंट होगा वो? ई। ई इवेंट क्या है भाई? देखिए ई कोई फिक्स्ड नहीं है कि आप बाद में कहोगे मैं ई बाय एफ, क्योंकि देखो बुक में 70 जगह यूज़ है और हम भी कई बार यूज़ कर चुके, तो मुँह से ई बाय एफ ही निकल रहा है। लेकिन कोई कहे कि नहीं फिक्स नहीं होना, तो आप A बाई ई बी भी कर सकते हो, A1 बाई A2 भी कर सकते हो। बुक में आपको E1/E2 भी मिलेगा, तो हर तरीके से मिलेगा। आपको बस ये ध्यान रखना, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, नीचे वाला गिवन होता है। तो मैंने ई इवेंट क्या माना? इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन। तो ई इवेंट है इजी क्वेश्चन का। ई इवेंट किसका है?
इजी क्वेश्चन का। और इजी कितने हैं क्या जी? 300 प्लस 500 कितने इजी? 800। ठीक है, इजी कितने हैं? 800। अब एफ इवेंट क्या है? जो गिवन दैट वाला होगा। एंड व्हाट इज गिवन दैट? गिवन दैट इट इज अ एमसीक्यू। तो बताइए सर एमसीक्यू कितने हैं? एमसीक्यू कितने हैं? 500 और 400 कितने? 900। अब मुझे बताओ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होना चाहिए फिर? भाई ई इवेंट है इजी क्वेश्चन का, एफ इवेंट है एमसीक्यू का। ठीक है, तो इजी एमसीक्यू। ई इंटरसेक्शन एफ कैसा होगा? जिसके अंदर दोनों खूबियां हो कि वो क्वेश्चन इजी भी हो और वो क्वेश्चन एमसीक्यू भी हो। तो कितना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? इजी एमसीक्यू। और इजी एमसीक्यू कितने हैं? 500। मेरे ख्याल से अब तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप नंबर वाले से भी निकाल सकते हो, मैं दोनों से बता देता हूँ, और आप इसे प्रोबेबिलिटी वाले से भी निकालते हो। प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ कितनी आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? 500 अपॉन 1400 अपॉन एफ की 900 अपॉन 1400। इससे कट जाएगा और जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे काट लेना। देखो यहाँ तक ला के बेटा 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर बचेगा 5 अपॉन 9। और ई बाई एफ में यहाँ क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 500। और एफ में कितने एलिमेंट हैं? क्या जी? 900। और क्या बचेगा आंसर? 5 अपॉन 9। क्वेश्चन ईजी था। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो इसे। और थोड़ा बंद करिए जरा। तो क्वेश्चन कह रहा 14, गिवन दैट द टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। ठीक है भाई, ये क्या आपको गिवन है, तो ये एफ इवेंट हो गया। ठीक है, नीचे वाला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। तो ये तो बोल चुका ना कि एक चीज़ की यहाँ पे 2 डाइस हैं। तो भाई एक क्वेश्चन में मैंने अभी बनवाया था 1 से लेके 1 तक, और यहाँ पे फिर उसका एंड किया था। हमारा कहाँ पे एंड होता है? 6 पे। तो टोटल 36 इवेंट आते हैं इसके अंदर। 36 इवेंट, 36 आउटकम, सॉरी नॉट इवेंट, इट इज़ आउटकम। तो अब आपको ई इवेंट क्या कह रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है? सम इज 4। सम 4 कहाँ पे होता है? 1 3 3 1 2 2। और एफ क्या है? एफ है जो आपको गिवन है सम ऑफ, मतलब सम में 2 नंबर्स आर डिफरेंट। दोनों डाइस पर नंबर क्या है? अलग अलग है। भाई डबलेट वाला केस हटा दो, डबलेट वाला केस हटा दो। कौन कौन से केस? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हटा दो। बाकी आपके तो सब डिफरेंट ही हैं। फिर तो कौन से नंबर देखो? तो पहले में से 1 1 हटा दो, तो बचा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरे में से क्या हटा दो? 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। यहाँ से हटा दो 3 3 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। यहाँ से हटा दो 4 4 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। यहाँ से हटा दो 5 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6। और आगे से हटा देना 6 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। भैया जी ठीक है, टोटल कितने आ गए? 30। अब आपको ये देखना इन दोनों में कॉमन क्या है। भैया बताओ कॉमन क्या है? 1 3 है, 3 1 है, 2 2 नहीं है। 2 2 तो सेम आ गया ना। ई बाई एफ क्या निकला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट आ रहे हैं आउट ऑफ 36, एफ में 30 एलिमेंट आ रहे हैं आउट ऑफ 36। ये कट गया, वैल्यू है 1/15 है। समझ में आया क्वेश्चन? इजी था मेरे ख्याल से, ज़्यादा इजी था। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। अब एक डाइस फेंक रहा है, सैंपल स्पेस बनाओ, बता इसका क्या बनेगा पहले जरा। 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद कह रहा है
इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाइस अगेन। अरे राम, ये सैंपल स्पेस नहीं है, इसे रब कर दो। आगे फोटो खींच रहा है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाइस अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। तो क्या कह रहा है, जब आपने डाइस रोल किया तो सबसे पहले आपने हमारा डाइस लिखा, इससे 6 भुजाएं निकाल दो, ऐसे इसे बली बना दो, यहाँ पे खली वली निकल गई 6। गिनती भी कमज़ोर है यार। और एक ये ले लो, तो नंबर क्या आया 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, थोड़ा इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होंगे, 3 और 6। अगर ये आते हैं तो दोबारा डाइस रोल करता है, तो दोबारा डाइस रोल करेगा तो मतलब इसके आगे 6 और बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। क्लास 11th को याद करो अपनी, अगर थोड़ी बहुत याद आती है तो, बस तो आने के चांसेस कम होते हैं, सिवाय बदतमीजी के कुछ याद नहीं आएगा। 3 और 6 आने पर डाइस को दोबारा रोल कर रहा है, तो भैया दोबारा रोल कर रहा है तो कर दिया। लेकिन अगर और कोई नंबर आता है तो वो कॉइन को टॉस करेगा, तो 1 के साथ क्या जुड़ेगा, देखो इधर हेड टेल। 2 के साथ क्या होगा, हेड टेल। 4 के साथ क्या होगा, हेड टेल। 5 के साथ क्या होगा, हेड टेल। बस खत्म। अब इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1H 1H 1T और 2H 2T 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसके आगे 4H 4T 5H 5T 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 1 6। ये बन गई इसकी सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पहले ये बनानी आनी चाहिए। 11th क्लास की मैथ्स तो आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, अब 12th में हो तो टाइम भी, जो आप पढ़ना शुरू कर रहा है तो उसके पास तो कितना ही टाइम बचा होगा। देखिए इसके बाद क्या कह रहा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये ई हो गया, क्या है ई इवेंट, कॉइन शोज टेल। कॉइन शोज टेल। बताइए भैया कॉइन पे टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, 1T 2T 4T 5T। बन गई जी 4 इवेंट। एफ इवेंट को क्या कह रहा है वो, एटलीस्ट 1 डाई शोज 3। कम से कम एक डाइस पर 3 आना चाहिए। तो बताइए कौन कौन से इवेंट रहेंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और एक आ गया भैया 6 3। अगर वो कहता कि एग्जैक्टली एक ही डाइस पर 3 आए तो हम इसमें 3 3 को कंसीडर नहीं करते, या दोनों पर आए तो 3 3 को ही करते। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले जो प्रथा है इसकी इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन एफ क्या है, एम्प्टी सेट है। और अगर इंटरसेक्शन एफ एम्प्टी तो कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि टेल टेल आ रहा है, हाँ कुछ नहीं आ रहा है ऐसा, तो इस केस में पी ई बाई एफ क्या बन जाएगा, 0। ठीक है भाई, अगर कोई इसके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है तो इम्पॉसिबल इवेंट बन गया, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में, 0 होगी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है अगला 15 के बाद 16। ये क्या कह रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ए दे रखा है आपको 1/2, प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है आपको 0। आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। क्या, एक सेकेंड, आप देखो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी निकालना है। अब आप कहोगे सर इसने इंटरसेक्शन तो दे नहीं रखा, इसने इंटरसेक्शन तो दे नहीं रखा। मैं 2 तरीके बताता हूँ इसके। आप डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करो, पी ए बाई बी का क्या बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पी बी।
तो वट एवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी चाहे कुछ भी हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 0। जैसे 0 डालोगे तो क्या बन जाएगा वो? नॉट डिफाइंड। ये आंसर है। लेकिन अगर ज़्यादा बुद्धिमत्ता लगानी है तो एक चीज़ देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है तो इवेंट बी क्या होगा? बी होगा एम्प्टी सेट। बी क्या होगा? एम्प्टी सेट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो बी क्या होगा? एम्प्टी सेट। और अगर मैं अब करता हूँ, जैसे पी ए भी गिवन नहीं है ना मुझे यहाँ पे, इंटरसेक्शन किसके साथ निकालोगे? चलो मैंने मान लिया कि ए क्या नहीं है, ए जो है अगर ए की कुछ प्रोबेबिलिटी दे रखी है, इसका मतलब वो एम्प्टी तो नहीं होगा, इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं होगा, तो ए इज नॉन एम्प्टी सेट। लेकिन इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा इसका? एम्प्टी। तो उससे मतलब भी नहीं है, ये भी 0 आ रहा है, यहाँ भी ये 0 आ गया, तो क्या बन गया ये? समझ गए भैया? प्रोबेबिलिटी बी 0 दे रखा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या आ गया? बेसिकली आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना, पहले वाला। दूसरे वाले को ज़्यादा वहाँ पे बुद्धिमत्ता लगाओगे तो ख़त्म हो जाओगे। तो कैसे? प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी कितना है? 0। तो 0 डाला तो पी इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो चाहे, तो पी बी क्या है यहाँ पे? 0। तो क्या बनेगा ये? नॉट डिफाइंड। क्लियर हो गई बात? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। लास्ट क्वेश्चन तो वैसे आपको करना चाहिए, 17th, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। अगर प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी बाई ए के इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी ए किसके इक्वल आएगा? पी बी। ठीक है भैया, ये कंडीशन याद रखनी चाहिए कि अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से दो इवेंट्स की इक्वल है तो वो केवल तभी हो सकता है जब ए और बी इवेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज का समापन। ठीक है, क्या टाइम हो गया? हाँ, तो अगले से हम टॉपिक लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए।